बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने जो एम्पेयर लॉ था उसको हमने देखा जी, एम्पेयर लॉ क्या है, और उसकी दो एप्लीकेशंस हमने स्टडी करी, सोलिनॉइड और टोरॉइड। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हमने रिपीट किया। यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ था, वो जो एम्पेयर्स लॉ था वो खत्म हो गया। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी। ताल्लुक इसका वही इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? देखिए जी स्टूडेंट्स, हमने अब तक हमने ये देखा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जी, चार्जेस की स्टडी को, चार्जेस से रिलेटेड फिनोमेना को आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिज्म हमने देखा जी कि मैग्नेटिज्म क्या है, कि मैग्नेट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होते हैं उसको हम मैग्नेट कहते हैं। फिर हमने इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में, ऑस्टिड ने एक डिस्कवरी की थी जिसको फर्दर इन्हांस किया था एम्पियर ने। और एम्पियर और ऑस्टिड दोनों का ही नाम लिख देते हैं जी। एम्पियर और ऑस्टिड ने हमें इसी चैप्टर में ये बताया, उन्होंने ही डिस्कवरी की थी, ये बताया था कि अगर आपके पास एक ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो फिर इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये करंट यानी आई गुजर रहा है जी, तो अब क्या होगा, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर के अतबार से बिल्कुल उसी मैग्नेटिक फील्ड की तरह होती है जो एक मैग्नेट के अराउंड होती है। इनफैक्ट जो मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैग्नेट के अंदर जो करंट होता है उसके फ्लो से आ रही होती है। लिहाजा जहां कभी भी, जहां कहीं भी करंट फ्लो हो रहा होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ये जो मैग्नेट्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया, एक्चुअल में इनके अंदर भी चार्जेस फ्लो हो रहा है और चार्जेस फ्लो को हम करंट कह रहे होते हैं। तो इन मैग्नेट्स के अंदर भी एक करंट इंड्यूस हुआ हुआ होता है और उस चार्जेस फ्लो, उस करंट की वजह से ही इनके अराउंड वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्रिएट हुई होती है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है उनका रीजन यही है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। बेहतरीन तौर पे हमारे पास कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं, तो अगर एक कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड एक ही जैसी होती है, एक ही जैसा बिहेवियर होता है। फिर हमने ये भी देखा इस चैप्टर में कि अगर एक चार्ज हमारे पास रुका हुआ होता है, स्टेशनरी चार्ज होता है, तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि वो रुका हुआ है। मैंने आपको कहा ना, फिर चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता। फिर अगर एक अकेला आइसोलेटेड चार्ज है जी और वो मूव कर रहा है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। लेकिन एक कंडक्टर में से जब चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो उसके अराउंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो उसके अपोजिट चार्जेस होते हैं उससे कैंसिल हो जाती है। कंडक्टर में दोनों तरह के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर देती है। लिहाजा अगर आपके पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, रुका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक आइसोलेटेड चार्ज है, चल रहा है, तो दोनों होंगी। लेकिन अगर एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। वजह मैं आपको बता चुका हूँ जी, मैग्नेट की भी चार्जेस फ्लो से ही फील्ड बनती है। फिर इस चैप्टर में अब तक हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को स्टडी किया। हमने देखा कि कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहले हमने इसकी डायरेक्शन निकाली थी बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ठीक है जी। राइट हैंड रूल के जरिए हमने इसकी डायरेक्शन निकाली थी कि अगर हमारे पास कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, नीचे की तरफ होता है तो क्लॉकवाइज होती है, और सर्कुलर शेप में होती है, सर्किल्स की शक्ल में होती है, क्लोज होती है। राइट हैंड रूल से सबसे पहले हमने इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता किया। फिर हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स पर या मूविंग चार्ज पर, उस फोर्स के बारे में हमने स्टडी किया। तो हमने अपने आसानी के लिए हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ले ली थी, ऐसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रेट लाइन में एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर करी थी। इसमें हमने सबसे पहले चार्ज रखा जी, रुका हुआ चार्ज है तो उसकी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगी, तो रुके हुए चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगती। हाँ, अगर एक चार्ज मूव कर रहा होता है तो फिर फोर्स कितनी लगती है जी, ये फॉर्मूला हमने बनाया था जी, क्यू वी बी साइन
थीटा ड्राइव किया था। फिर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर डाला जी, ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है। तो फिर करंट फ्लो हो रहा होगा, जाहिर बात है इस कंडक्टर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, और अब हमारे पास कंडक्टर में फोर्स लगेगी। वो फोर्स कितनी लगती है जी, उसका भी हमने एक फॉर्मूला बनाया था जी, BIL साइन थीटा। फिर हमने देखा कि हम एक ऐसा कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल डाल दें मैग्नेटिक फील्ड में, एक हम रेक्टेंगुलर कॉइल डाल दें जो कि रोटेट कर सकता है। तो जब वो रोटेट करेगा तो इसमें टॉर्क पैदा होता है जी, और उस टॉर्क का भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था जी, BIAN। अगर टॉर्क ये घूमा नहीं है तो ये है, और अगर घूम गया, ठीक है जी, ट्विस्ट आ गया, तो फिर ये हो जाता है जी फॉर्मूला कॉस एल्फा। फिर हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड है जी आपके पास, और उसमें चार्ज, अब ये है जी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है जी इस डायरेक्शन में, सपोज करें जी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक चार्ज पार्टिकल है जी, क्यू मतलब चार्ज पार्टिकल, ये ऐसे वर्टिकली मूव कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका तो हमने बात कर लीजिए, फॉर्मूला क्या है, QVB साइन थीटा। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था जी, डायरेक्शन जो है फोर्स की वो हम निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स अप्लाई हो रही है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो वो तो ये है जी, अगर चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो ये फोर्स लगेगी, कंडक्टर है तो ये फोर्स लगेगी, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये टॉर्क पैदा होगा। और इन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी जी, तो वो डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। दोनों केसेस में मैंने आपको बताया था जी, इस केस में भी और इस केस में भी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है जी, आप अपना लेफ्ट हैंड लें, और उसकी अपनी एक फिंगर आपने जो है ना बिल्कुल ऐसे खोलनी है, दूसरी फिंगर आपने ऐसे खोलनी है जी, तीसरा जो अंगूठा है आपका वो आप, ये तीनों आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, बाकी उंगलियों को आप छोड़ दें। आपकी ये जो तीन उंगलियां हैं, ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है आपकी, ये सेकंड फिंगर है आपकी, ठीक है जी। इन तीनों उंगलियों को इस तरह खोलना है जी कि ये तीनों जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसे खोल लीजिए। अब आपने इन तीनों को, एक को आपने जो है वो, यानी कि पहली फिंगर को आप समझ लीजिए आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें, दूसरी फिंगर को आप बी की डायरेक्शन में रखें। तो अब आपकी बी की डायरेक्शन देख लें, यही है ना, बी की डायरेक्शन में आपने लेफ्ट हैंड रख दिया, यानी कि अपनी मिडल फिंगर रख दी, और वी की डायरेक्शन में आपने अपनी फर्स्ट फिंगर रख दी। तो अब अंगूठा आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, और ये जो अंगूठे की डायरेक्शन है ये है जी फोर्स की डायरेक्शन, यानी तीसरी डायमेंशन में लग रही होती है। बी जो है सपोज करें एक्स एक्सिस में होता है, तो वाई जो बी जो है वो वाई एक्सिस में होगा, जेड जो है वो आपका जेड, फोर्स जो है वो आपकी थर्ड डायमेंशन में लग रही होती है। अब थर्ड डायमेंशन का दो मामला होता है जी, या तो आप बाहर निकल रही होती है या अंदर जाती हुई। तो बाहर निकलती हुई आउटवर्ड होती है तो उसको हम ऐसे शो करते हैं जी, और अंदर जा रही होती है तो हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी जी, डॉट वाली, आउटवर्ड, बाहर आते हुए। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी मैंने आपको समझाया था बड़ा डिटेल में। फिर हमने ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, और उस पर फोर्स लग रही है, तो अब इसका मोशन कैसा होगा, इस पर भी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूं है, चार्ज पार्टिकल हमारा वाई एक्सिस में वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो फोर्स जो है हमें पता है जी, फोर्स जो है वो जेड एक्सिस पे बाहर की तरफ लगेगी। अब इस फोर्स की वजह से आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन सर्कुलर हो जाएगा। वजह मैंने आपको बताई थी कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स हो गई जी, और ये जो वेलोसिटी है, इनके दरमियान 90 का एंगल होता है। तो जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान 90 का एंगल होता है, तो ये फोर्स हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो गोल पाथ में घूमता है, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होती है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तब आपका ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऐसे बाहर और अंदर की तरफ ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगा, सर्कुलर मोशन होता है। ये टॉपिक भी हमने पढ़ा था। फिर इस सर्कुलर मोशन का हमने जो रेडियस होता है उसका भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था जी, mv sin थीटा डिवाइड बाय क्यूबी। उसके बाद हमने इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए जे जे थॉमसन का जो जे जे थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट था, जिसके जरिए उसने चार्ज टू मास रेशियो निकाला था इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज को डिवाइड कर दें मास से क्या बनता है, ये फाइंड आउट किया था जी। जे जे थॉमसन का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसको भी हमने डिस्कस किया, लेंदी था वो, लेकिन हमने अच्छा उसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने कुछ लॉ पढ़े। एक लॉ था बायोट एंड सेवर्ट लॉ। इस लॉ के मुताबिक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है
मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्वाइस ऑफ द करंट के, ठीक है जी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का, वो था जी म्यू नॉट 2I डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ये कांस्टेंट था जी, फिर इस 2 को काटा था तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया था म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू द बोयर्ट एंड सेवर्ट लॉ। फिर उसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा कि एम्पियर्स लॉ के मुताबिक अगर आप एक क्लोज आप एक लूप कंसीडर कर लें, क्लोज मैग्नेटिक फील्ड ले लें, आप मैग्नेटिक फील्ड को एक क्लोज फॉर्म में ले लें, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की आप बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए, हर एलिमेंट का जो बी टेंजेंटल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का और जो उसका लेंथ होगा, लेंथ का वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालें। तमाम एलिमेंट्स के इस डॉट प्रोडक्ट को आप सम करें तो ये बराबर होता है म्यू नॉट आई के। इसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। फिर इस एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमने टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव की और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव की। आखिर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया कंसीडर करें, या आपने एक एरिया लिया और देखें जी इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है, जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया को पास कर रही होंगी उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है फाई, और सब स्क्रिप्ट में है एम, और इसका फॉर्मूला होता है जी बी डॉट डेल्टा ए। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो दूसरा फॉर्मूला इसका ये बन जाता है जी बी डेल्टा ए कॉस थीटा, और इसका यूनिट जो है वो वेबर होता है, ठीक है जी। ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। फिर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको मैक्सिमम भी बताया, जीरो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बताया और नेगेटिव मैग्नेटिक भी बताया। अब आते हैं जी, अब हमारे पास एक नया टाइटल शुरू हो रहा है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है जी। ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अच्छा जी, अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना डिस्कवर हो गया, जब ऑस्टिड ने, एम्पियर ने ये फाइंड आउट किया, यहाँ लिखते हैं, हाँ, जब एम्पियर ने ये फाइंड आउट किया कि अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है, करंट गुजर रहा होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, यानी करंट ने एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया। ये एम्पियर ने डिस्कवर किया था, मैंने अभी आपको पूरा रिपीट भी कर दिया। तो एम्पियर ने तारीख में ये डिस्कवरी की थी कि करंट अगर एक कंडक्टर में से गुजर रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ कुछ लोगों का दिमाग चलता है, कुछ साइंटिस्ट का दिमाग चला, उन्होंने कहा यार अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है तो उल्टा भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है। तो क्या अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें मैं एक कंडक्टर रख दूं तो क्या कंडक्टर में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा? ये कुछ लोगों के जहन में आई बात है। भाई अगर सीधी सी बात है, अगर आपके पास ये कंडक्टर है, या आपके पास एक कंडक्टर है, आपने इसमें से करंट गुजारा, करंट गुजारा, जैसे ही आपने करंट गुजारा इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। तो लोगों ने कहा यार करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है तो भाई फिर उल्टा भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ लोगों के जहन में आई बात, यार अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी पैदा हो सकता है भाई। लोगों ने क्या किया जी, एक मैग्नेटिक फील्ड ली, जैसे कि ये एक नॉर्थ पोल लिया, ये एक साउथ पोल लिया मैग्नेट का, और अब इसके दरमियान ये ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई और इसमें एक कंडक्टर रख दिया जी। अब इस कंडक्टर में से करंट नहीं गुजर रहा, एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे जी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जी और इससे करंट क्रिएट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ करंट क्रिएट। यहाँ इस कंडक्टर में से कोई करंट पैदा नहीं हुआ। अब यहाँ अजीब बात हो गई जी, करंट मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा नहीं हो रहा। भाई सीधी सी बात है ना, आपके पास 10 रुपए है जी, आप जाके खुला कराते हो तो 5 5 के 2 हो जाते हैं। तो भाई उल्टा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना, 5 5 के 2 को अगर आप मिलाओगे 10 रुपए बन जाएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्यों नहीं हो रही है बात? अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं पैदा होगा? ये क्यों नहीं हो पा रहा? बहरहाल लोगों का दिमाग नहीं चला, लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कंडक्टर को डाला तो उस कंडक्टर में कोई करंट क्रिएट नहीं हुआ।
तो लोगों ने बस ये मान लिया कि भाई सिर्फ ये एक डायरेक्शन में हो सकता है, यानी आपके पास कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्रिएट नहीं होता। लेकिन इस पर हार नहीं मानी, इस बात पर बहुत से लोगों ने रिसर्च करी और एक साइंटिस्ट आए, फराडे, माइकल फराडे। माइकल फराडे ने इसी बात को लिया जहन में कि भाई अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो फिर अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी क्रिएट होना चाहिए, होना चाहिए, दैट शुड बी डन। उन्होंने क्या करा जी, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कंडक्टर को रखा, देखा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्रिएट होता है, नहीं आया जी जवाब, वो नहीं क्रिएट हो रहा। फिर उन्होंने उस कंडक्टर को हिलाया थोड़ा, जैसे हिलाया ना, अब उस कंडक्टर में करंट पैदा हुआ, कंडक्टर को थोड़ा मूव किया ना, अब उसके अंदर करंट पैदा हुआ। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास नॉर्थ पोल है जी, ये एक मैग्नेट है जी, ये इसका सपोज करें नॉर्थ पोल है जी, ये साउथ पोल है, और ये आपके पास एक कंडक्टर है जी कॉइल फॉर्म में। ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई जी बी, और ये कंडक्टर है, यहाँ पे करंट क्रिएट होने चाहिए। जब इन्होंने कंडक्टर को रख दिया, मैग्नेट को रख दिया, कोई करंट क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो कंडक्टर को हिलाते, यानी कि कंडक्टर को करीब ला रहे हैं, कंडक्टर को दूर कर रहे हैं, या फिर मैग्नेट को करीब ला रहे हैं या मैग्नेट को दूर कर रहे हैं, अब करंट क्रिएट हो रहा है, अब करंट क्रिएट हो रहा है, कुछ लिंक पैदा हो रहा है। तो फिर फराडे ने उसको बड़ा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ उन्होंने बल्ब लगाया, देखा जी क्या है, कंडक्टर को ज्यादा तेजी से हिला रहे हैं तो करंट ज्यादा पैदा हो रहा है, स्लो स्लो मूव कर रहे हैं तो करंट कम पैदा हो रहा है, मैग्नेट को ज्यादा तेज हिला रहे हैं तो करंट ज्यादा पैदा हो रहा है, मैग्नेट को कम हिला रहे हैं तो करंट कम पैदा हो रहा है, दोनों को स्टेशनरी रख दें आप, दोनों को मूव ना करें तो फिर कोई करंट पैदा नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर मोशन की शर्त आपने, तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसके अंदर कंडक्टर को मूव करते हैं या मैग्नेट को मूव करते हैं तो उसमें करंट पैदा हो रहा है। फिर उन्होंने उसको फर्दर रिसर्च किया, फाइंड आउट किया, तो पता चला जी, हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो हमारे इस कंडक्टर में से गुजर रही होगी। सही कह रहा हूँ ना, इस कंडक्टर के किसी भी एरिया को ले लो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही होंगी, जिसको आप कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आप इस कंडक्टर को नहीं हिला रहे, जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड को नहीं हिला रहे, तो इस कंडक्टर पर जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फ्लक्स पर कोई करंट क्रिएट नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इसको घुमाते हैं, चलाते हैं, हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो अब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स ज्यादा भी हो सकता है, फ्लक्स कम भी हो सकता है, फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा, और वेरिएबल फ्लक्स करंट पैदा करेगा। ये था इसका रीजन। जो पहले एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने कि जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्होंने जब करंट रखा तो उसमें करंट क्रिएट नहीं हुआ, वजह क्या है, कंडक्टर में से एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा था, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा था। और करंट कंडक्टर के अंदर अगर आपको करंट पैदा करना है, फ्लक्स को चेंज करना होगा, फ्लक्स तब्दील होगा, तो आपके पास कंडक्टर में करंट पैदा होगा। अब इसकी थोड़ी सी एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये थे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब सपोज करें जी ये मेरे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है जी, तो अब इसकी जो फील्ड है वो हमें पता है जी ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है जी, है ना जी, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अभी साउथ पोल सपोज कर लो पीछे की तरफ है, तो यहाँ से तो ऐसे निकल रही होगी ना, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपके पास ये, चले यहाँ से भी एक ले लेते हैं जी, ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई, ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई। अब आपने कॉइल जो है वो सपोज करे जी यहाँ पे रखा हुआ है कॉइल, ये आपके पास कॉइल है। अब कॉइल में से सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है, ना कॉइल हिल रहा है ना मैग्नेट हिल रहा है। तो न, ये जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर एंड मैग्नेट दोनों स्टेशनरी है, दोनों स्टेशनरी है, यानी कि रुके हुए। तो जब रुके हुए होंगे तो अब इस कंडक्टर का जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कांस्टेंट होगा। देख लें, अभी 1 2 3 लाइंस गुजर रही है जी, थोड़ी देर बाद भी 3 गुजरेंगी, फिर थोड़ी देर बाद 3 गुजरेंगी, एक ही जैसा फ्लक्स आएगा, अभी इसमें कोई करंट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आप मोशन पैदा करें, दोनों में से किसी को भी हिलाएं, या तो आप कंडक्टर को हिलाएं या आप मैग्नेट को हिलाएं, दोनों में से किसी को भी मूव करें, आइदर कंडक्टर और मैग्नेट मूव,
वाइब्रेट करो, आप इसको मूव करो, ठीक है जी, मूव करो, तो अब जो है फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स जो है वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है जी। अब सपोज करो ना आप इसको मूव करते हुए आप इस पॉइंट पर ले गए, अब देखो यहाँ पर फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन तो फोल्ड गुजर रही होगी, और करीब ले आओगे जी, इस फ्लक्स को यहाँ ले आओगे, इस कॉइल को यहाँ ले आओगे, तो अब और ज्यादा फ्लक्स और ज्यादा लाइन गुजर रही है जी, फ्लक्स बढ़ गया। सिमिलरली दूर ले जाओगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा जी, भले कम हो भले ज्यादा, फ्लक्स तब्दील होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप मैग्नेट को करीब लाओगे, दूर करोगे, तो भी जाहिर बात है फ्लक्स चेंज होगा। तो जब वेरिएबल फ्लक्स होगा कंडक्टर में, तब इस कंडक्टर के अंदर एक करंट पैदा हो जाएगा, एक करंट पैदा हो जाएगा, और करंट पैदा होने के हमें पता है जी, करंट जहां होता है वहां ईएमएफ भी होती है, तो एक करंट भी पैदा हो जाएगा और एक ईएमएफ भी पैदा हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि एक कंडक्टर में करंट पैदा हो जाए, ईएमएफ पैदा हो जाए, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी तब्दीली की वजह से कंडक्टर में एक करंट पैदा हो जाएगा, एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फ्लक्स चेंज करना है तो क्या है जी आपके पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन या तो कंडक्टर को मूव करें, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन मैग्नेट को मूव करें। दोनों सूरतों में अगर आप कंडक्टर को मूव करेंगे या मैग्नेट को मूव करेंगे, दोनों सूरतों में हमारे पास कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स होगा वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा और हमारे कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी पहले, उसके बाद फर्दर कैरी ऑन करते हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स through a conductor induce EMF and current. This phenomena is called electromagnetic induction. इस phenomena को हम electromagnetic induction कहते हैं। This phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो कंडक्टर से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी है तब भी एक कंडीशन है, और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टर में करंट पैदा करना है तो भी एक कंडीशन है, ठीक है जी। इस फिनोमिना को आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है जी, कि अगर आप एक कंडक्टर में, एक कंडक्टर से जो फ्लक्स गुजर रहा है उस फ्लक्स को अगर आप तब्दील करें, कम करें, ज्यादा करें, तो अब आपके इस कंडक्टर में एक करंट पैदा हो जाएगा, एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो करंट पैदा होता है इसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट, ये जो ईएमएफ पैदा होता है इसको हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो दोनों कहानियां पॉसिबल है, ठीक है जी, दोनों कहानियां पॉसिबल है। एम्पियर के मुताबिक अगर आपके पास एक कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी, कब क्रिएट होगी जी उसमें से मैग्नेटिक फील्ड, जब आप उसके अंदर करंट को फ्लो कराएं। ये कंडीशन दी याद है ना, करंट फ्लो। अगर आप एक तार ले लोगे ना, उस तार के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, एक कंडीशन है जी, क्या कंडीशन है, उस तार में से करंट गुजर रहा है। तो अगर एक कंडक्टर के अंदर से करंट गुजर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। सिमिलरली अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर आप एक करंट रख दें, तो उसके अंदर करंट के अंदर एक कंडक्टर रख दें तो उस कंडक्टर में करंट पैदा नहीं होगा। एक कंडीशन है जी, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरिएबल होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हाँ, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपने एक कंडक्टर रख दिया जी और कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो तब्दील हो रहा है, तो फिर अब उस कंडक्टर के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। तब हम इस बात को रिपीट नहीं करेंगे, अब हम बस इसी चीज को लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट नहीं गुजर रहा, आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उस करंट से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसको तब्दील करते रहे, कंटिन्यूसली तब्दील करते रहे, तो फिर अब उस कंडक्टर में एक करंट भी पैदा हो जाएगा, इंड्यूस करंट कहलाएगा, एक ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ कहलाएगा, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्राडे इसको डिस्कवर किया था, फ्राडे ने, फिर फ्राडे ने इसको फर्दर स्टडी करके इससे रिलेटेड दो लॉज बनाए जिनको हम कहते हैं फ्राडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राडेस लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, दो लॉ थे। यानी अगर आपको कंडक्टर के अंदर करंट लाना है ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये लॉ फॉलो कर लो, करंट आ जाएगा। पहला लॉ क्या है जी, कि अगर आप, अब मैं इतना बड़ा लिखा हुआ तो मैं नहीं लिख रहा, मैं बस मेजर मेजर बात करूंगा, कि अगर आप एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा एज लॉन्ग, कब तक, जब तक के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। हाँ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, तो फिर इन कंडक्टर में से करंट गुजरना बंद हो जाएगा। सो पहला लॉ क्या है जी, एन ईएमएफ या a current या EMF induced in a conductor placed in a magnetic field is a magnetic field having very changing magnetic flux, changing magnetic flux as long as flux is changing या variable. When flux becomes constant, flux becomes constant, then induced current या induced EMF will be zero. ये जी फर्स्ट लॉ, कि अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उस कंडक्टर में करंट पैदा हो जाएगा जी, कब तक, जब तक उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। हाँ, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, तो फिर अब उस कंडक्टर में से करंट बंद हो जाएगा। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको चेंज कैसे करना है जी, या तो आप जो है वो कंडक्टर को हिलाएं या आप मैग्नेटिक फील्ड को हिलाएं, तो दोनों सूत्रों में फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक कंडक्टर हिलाते जाओगे, मैग्नेट को हिलाते जाओगे, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, उस कंडक्टर में करंट पैदा रहेगा। जहां आपने फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया तो फिर करंट भी कितना हो जाएगा जी, जीरो। और दूसरा लॉ क्या है जी, कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा हुआ है आपके इस कंडक्टर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये जी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी दो चीजों से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहली चीज क्या है जी, नंबर ऑफ कॉइल या टर्न्स, आपने कॉइल में जितना टर्न दिया हुआ होगा ना उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो किन दो चीजों से डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, एक नंबर ऑफ टर्न्स, आपके कॉइल में कितनी ज्यादा कॉइलिंग, कितने ज्यादा टर्न्स है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है जी, यानी कि आपका ये जो कंडक्टर में करंट पैदा हो रहा है ना, ईएमएफ जो पैदा हो रहा है, ये दो चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी आपने जो कॉइल लिया हुआ है इसमें जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, उतना ही ज्यादा ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। और दूसरी किस चीज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी आपका जो फ्लक्स है पर यूनिट टाइम में कितना तब्दील हो रहा है, यहाँ से आपको फ्लक्स के तब्दील होने की मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब हो गया कि जैसे एक सेकंड के अंदर कितना फ्लक्स तब्दील हो रहा है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर आप ज्यादा फ्लक्स को चेंज करेंगे तो जाहिर बात है एक सेकंड के अंदर ज्यादा चेंज हो रहा होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा आएगा। तो ये दूसरा लॉ है। इस दोनों लॉ को हम कहते हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पूरे फिनोमिना को वेल एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी बता रहे हैं आपको, इन दो लॉ से ये भी पता चल रहा है कि कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट कब होगा, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। ये भी बता रहे हैं जी करंट कब खत्म हो जाएगा, जब आप फ्लक्स को कांस्टेंट कर देंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। तो दो चीजों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस ईएमएफ का सिंबल होता है एप्सिलॉन, वही ई वाला जो एप्सिलॉन होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीजों से, एक तो एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि टोटल फ्लक्स में कितनी तब्दीली आई है जी पर यूनिट टाइम।
और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट हम यहाँ पर सिंपली 1 ले लेंगे, के लेंगे, के इक्वल्स टू 1, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन बनती है जी इंड्यूस ईएमएफ की माइनस एन डेल्टा फाई, ये फाई एम है जी मैग्नेटिक फ्लक्स, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जी इंड्यूस ईएमएफ जो आपका पैदा हुआ है ना कंडक्टर के अंदर, ये उसका फॉर्मूला है। डेल्टा फाई का मतलब है जी फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया रेट ऑफ चेंज, यानी कि जो डेल्टा फाई है ना, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये है जी वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि एक यूनिट टाइम में आपका फ्लक्स कितना तब्दील हो रहा है, ये है जी। और एन से मुराद क्या है, वही नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन दोनों फैक्टर्स पर फ्राडे ने निशानदेही की थी कि एक तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है इस चीज पर डिपेंड करता है और एक इस चीज पर। जबकि ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है जी, ये एक दूसरे लॉ की वजह से आ रहा है जिसको हम कहते हैं लेंस लॉ, वो हम पढ़ेंगे जी इसी में। जो नेगेटिव साइन आ रहा है जी फॉर्मूले में, ड्यू टू लेंस लॉ, लेंस लॉ की वजह से आ रहा है। अब लेंस लॉ क्या है जी, नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक होगा। तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंस लॉ को इंशाल्लाह नेक्स्ट ही क्लास में स्टडी करेंगे क्योंकि 4 मिनट से कम हमारे पास रह गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कि अगर आप एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं लेकिन वो कंडक्टर ना हिले ना मैग्नेटिक फील्ड हिले, तो अब आपके कंडक्टर में जो फ्लक्स आ रहा है वो फिक्स है, कोई करंट पैदा नहीं होगा। लेकिन अब आप कंडक्टर को हिलाएं या मैग्नेट को हिलाएं या दोनों को हिलाएं, तो अब आपके कंडक्टर से जो फ्लक्स गुजर रहा होगा वो तब्दील हो रहा होगा, मुस्तकिल तब्दील हो रहा होगा। ऐसी कंडीशन में आपके कंडक्टर के अंदर एक करंट पैदा हो जाएगा और करंट पैदा होने की वजह से एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो करंट आया उसको आप कहते हैं इंड्यूस करंट, जो ईएमएफ बनता है उसको आप कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। फ्राडे ने इसको डिस्कवर किया, फ्राडे ने इससे रिलेटेड 2 लॉ बनाए। पहला लॉ आपको बताता है जी कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसमें अगर आप एक कंडक्टर को रखेंगे तो मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जहां फ्लक्स फिक्स हो जाएगा करंट खत्म हो जाएगा। और दूसरा लॉ क्या है जी, कि आपका ये जो इंड्यूस ईएमएफ कंडक्टर में पैदा हुआ है 2 चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक आपके कॉइल में कितनी टर्न्स है जी, नंबर ऑफ टर्न्स, और दूसरा आपका फ्लक्स टाइम के हिसाब से कितना तब्दील हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हमने ईएमएफ का फॉर्मूला बनाया, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एप्सिलॉन जो है वो इंड्यूस ईएमएफ का सिंबल है, एन से मुराद है नंबर ऑफ टर्न्स, फाई डेल्टा फाई जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और टी से मुराद है टाइम। तो ये जो डेल्टा फाई अपॉन टी है ये वही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि यूनिट टाइम में आपका जो फ्लक्स है वो कितना तब्दील हो रहा है। और नेगेटिव साइन आ रहा है जी एक दूसरे लॉ की वजह से जिसको हम कहते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ की वजह से ये साइन आ जाता है जी। वजह क्या है कि ये जो इंड्यूस करंट आ रहा है, डायरेक्शन जो है वो लेंस लॉ से निकाली जाती है, और डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट टाइप की होगी इसलिए माइनस आ रहा है। तो हम वो लॉ, लेंस लॉ देखेंगे जी कि ये जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ आया है, इंड्यूस करंट जो आ रहा है, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें लेंस लॉ बताता है जी, करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, और वो जरा अपोजिट टर्च की होती है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो लेंस लॉ इंशाल्लाह जो है हमने अब नेक्स्ट क्लास में देखना होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिएगा जी।